हेलो स्टूडेंट्स, टर्निंग पॉइंट टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। अभी तक हमने सॉइल की बेसिक, कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल और इफ़ेक्टिव स्ट्रेस को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और परमेबिलिटी को और कैपिलरिटी के चैप्टर को भी हमने कवर अप कर लिया है। आज नए चैप्टर के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। वर्टिकल स्ट्रेस क्या होता है? जो भी एक्सटर्नल लोड सॉइल पे आता है वो वर्टिकली किस तरीके से सॉइल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसको समझने के लिए चैप्टर आपके दिया गया है। हालांकि ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें काफ़ी बेहद कम क्वेश्चन है, लेकिन जो आते हैं वो बहुत बार पूछे गए हैं, तो उन चीज़ों को हम अच्छे से कवर करेंगे। इसमें डेरिवेटिव पोर्शन ज़्यादा है और सब्जेक्टिव पोर्शन ज़्यादा है, इसलिए जो चीज़ आपके काम की है सिर्फ मैंने वही चीज़ें इस चैप्टर में इंक्लूड की है। एक्स्ट्रा आप लोगों को पढ़ने की और ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ साथ एक छोटी सी शिकायत है कि भाई लेक्चर्स पे आप लोगों के व्यूज़ बहुत कम आते हैं। 4-5 दिन बाद आ जाते हैं पूरे, लेकिन शुरुआत के अंदर आप लोग के लेक्चर्स के व्यू काफ़ी कम आ रहे हैं। तो प्लीज़ लेक्चर देखते रहिए, कंटिन्यू कीजिए। हम भी काफ़ी मेहनत करते हैं। आप यूँ समझ लीजिए, हम आपको ऑफलाइन पढ़ाते थे, उससे दुगनी मेहनत करनी पड़ती है। पहले लिखना पड़ता है, फिर उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है, फिर अपलोड करना पड़ता है। तो ये सारे प्रोसेस काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। आप लोगों से इतना ही चाह रहे हैं कि आप प्लीज़ इस हमारे अपने लेक्चर्स को देखते रहिए। सारे जो भी हम कोशिश कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए की जा रही है। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए शुरुआत करते हैं स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन से। तो आप लोग देखिए, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन सॉइल ड्यू टू वर्टिकली अप्लाइड लोड। अब यहाँ पे मैंने लोड वर्टिकल क्यों लिया, हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं लिया? हॉरिजॉन्टल लोड के लिए हमारा अलग चैप्टर आएगा जिसमें हम अर्थ प्रेशर थ्योरीज को स्टडी करेंगे। देखिए, कोई भी स्ट्रक्चर बना हुआ हो सॉइल के ऊपर, या कोई लाइव लोड हो, सॉइल का खुद का वेट हो, या सॉइल के अंदर भरे हुए पानी का डाउनवर्ड वेट हो, या इन सब का जो वेट ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है वो अंत में सॉइल में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो कोई भी फाउंडेशन को डिज़ाइन करने के लिए या फिर सॉइल की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके अंदर स्ट्रेस कितनी डेप्थ तक जा सकता है और कितने अमाउंट में जा सकता है। तो उसी को समझने के लिए पूरा चैप्टर आपका दिया गया है। ये इस चैप्टर का कंसेप्ट डॉक्टर कार्ल तेरज़ागी ने दिया था, जिन्हें हम फादर ऑफ सॉइल भी कहते हैं, और ये कंसोलिडेशन सेटलमेंट को समझाने में भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो आप सेकंड पॉइंट से देखें, कार्ल तेरज़ागी ने कहा था कि सॉइल बिलो द बेस ऑफ फुटिंग वेयर द मैक्सिमम कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल अकर, यानी सॉइल के नीचे वह गहराई बेस ऑफ फुटिंग की जहां पर कंसोलिडेशन डेप्थ मैक्सिमम होगी या कंसोलिडेशन सेटलमेंट मैक्सिमम होगा, उसको हम सिग्निफिकेंट डेप्थ कहेंगे। सिग्निफिकेंट डेप्थ वो डेप्थ होती है जहाँ पर कंसोलिडेशन सेटलमेंट आपका मैक्सिमम हमें दिखेगा, और उनके अनुसार ये जनरल फुटिंग के लिए ये सिग्निफिकेंट डेप्थ की वैल्यू, डेप्थ ऑफ फुटिंग की वैल्यू 1.5 टाइम्स ऑफ विड्थ ऑफ फुटिंग होती है। यानी कि जो भी आपकी नींव बनाने जा रहे हैं उसकी चौड़ाई का 1.5 गुना ग्राउंड लेवल से आपको नीचे जाके मिनिमम डेप्थ ऑफ द फुटिंग प्रोवाइड करनी है। इसी तरह से आपकी कंटिन्यूस स्ट्रिप फुटिंग है। स्ट्रिप फुटिंग जो हमारे ईंटों वाले घरों में होती है, ठीक है, जो आपकी लोड बेयरिंग वॉल्स के हमारे स्ट्रक्चर बनते हैं, स्ट्रिप फुटिंग होती है। वहां पर डेप्थ ऑफ फुटिंग एटलीस्ट नींव की चौड़ाई की 3 गुना होनी चाहिए। ये दोनों क्वांटिटीज आप लोगों को याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर नॉर्मल फुटिंग हो तो चौड़ाई की 1.5 गुना, स्ट्रिप फुटिंग हो तो चौड़ाई की 3 गुना विड्थ आपकी स्ट्रिप फुटिंग के लिए डेप्थ ऑफ फाउंडेशन डिसाइड की जाती है, ठीक है। तो तेरज़ागी के अनुसार जब वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया जाता है तो उसमें ये हम मान के चलते हैं कि जो कंसोलिडेशन सेटलमेंट है वो वर्टिकल स्ट्रेस के 20%
अमाउंट पर बेस ऑफ फुटिंग के नीचे होना शुरू हो जाएगा। या नीचे आप देख सकते हैं टोटल वर्टिकल स्ट्रेस को सिग्मा जेड से हम रिप्रेजेंट करेंगे, आपको ध्यान रखना है। ये टोटल जो भी शेयर स्ट्रेंथ आ रही है आपकी क्यू, या आप यूँ कह सकते हैं एक्सटर्नल लोड आ रहा है, उसके 20% पर ही कंसोलिडेशन सेटलमेंट होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हमने पढ़ तो लिया वर्टिकल स्ट्रेस, अब कौन कौन सी मेथोडोलॉजीज अडॉप्ट करके हम वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट जमीन के नीचे कर सकते हैं। तो इनमें जो इंडिया में सबसे ज्यादा प्रचलित है वो है बोसिनेस्क मेथड। बोसिनेस्क एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी थ्योरी दी थी वर्टिकल स्ट्रेस को कैलकुलेट करने की। हालांकि इस थ्योरी के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी क्योंकि बहुत से अजम्पशंस पे मेड थी और अजम्पशंस वास्तविकता से थोड़े दूर होते हैं, इसलिए इसी का एक अपडेटेड वर्जन आया वेस्टरगार्ड एनालिसिस, जिसने बोसिनेस्क की थ्योरी को स्ट्रेटिफाइड सॉइल यानी अलग अलग लेयर्स के ऊपर अप्लाई करके बताया। उससे थोड़ा अच्छा मेथड है न्यूमार्क चार्ट। न्यूमार्क चार्ट ने वर्टिकल स्ट्रेस वाले एरिया को सर्कुलर, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, अप्रॉक्सीमेट मेथड है। कभी ऑब्जेक्टिव और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट नहीं है। 2:1 मेथड ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं बोसिनेस्क मेथड से। ये मेथड इंडिया में वाइडली अडॉप्टेड है। इसमें क्या किया था, बोसिनेस्क ने एक, ये आपके सामने ग्रिड दिख रही है, एक रेक्टेंगुलर आयताकार ग्रिड, इसके किसी भी पॉइंट पर एक क्यू पॉइंट लोड लगाया। हाँ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, बोसिनेस्क थ्योरी सिर्फ और सिर्फ पॉइंट लोड पर निर्भर करती थी, ठीक है। और उस पॉइंट लोड की जेड डेप्थ पर या उसके नीचे किसी पॉइंट पी पर हमें वर्टिकल स्ट्रेस का अमाउंट निकालना था, जिसकी वर्टिकल डिस्टेंस देखें तो z था और रेडियल डिस्टेंस r था। रेडियल डिस्टेंस को हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और स्मॉल r की वैल्यू x² + y² हो सकती है। और रेडियल डिस्टेंस के साथ ही आपको आपकी कैपिटल R यानी डायरेक्ट रेडियस, या आप कह सकते हैं इस ट्राइंगल जो आपके फिगर में दिख रहा है, इसकी r की वैल्यू आप सीधी स्मॉल r = x² + y² लिख सकते हैं और कैपिटल R को x² + y² + z² लिख सकते हैं। ये जो भी आपकी इक्वेशंस बनी है ये ट्राइंगल प्रॉपर्टी के अनुसार बनी है। इसी तरह थीटा एंगल बनाया जाए, थीटा एंगल एक्चुअल में यहाँ दिख नहीं रहा, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। इस थीटा एंगल को अगर बनाया जाए तो ये थीटा एंगल है जो यहाँ पे बनेगा, जो मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है, थोड़े पतले पेन से शो कर देता हूँ। ये थीटा एंगल बनेगा। इसके अनुसार आपकी जो कॉस थीटा का मान है वो z/r होगा और साइन थीटा का मान स्मॉल r/r होगा, बेस अपॉन आधार बट्टा कर्ण और लंब बट्टा कर्ण, ठीक है। तो बोसिनेस्क की थ्योरी के जो कुछ अजम्पशंस थे वो इस प्रकार थे, जिनके बाद ही आपकी ये याद की जा सकती है या समझी जा सकती है। इन अजम्पशंस को आपको ध्यान रखना है, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ ले जाते हैं कि निम्नलिखित में से बोसिनेस्क थ्योरी किस पर निर्भर करती थी। तो बोसिनेस्क के अनुसार सॉइल हमेशा इलास्टिक मीडियम में होनी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। इलास्टिक मीडियम वो मीडियम होता है जिसपे एक्सटर्नल लोड लगाने पर उसमें डिफॉर्मेशन आए और लोड हटाने के बाद वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए। सॉइल मास इज होमोजीनस, यानी सब जगह सॉइल एक प्रकार की होनी चाहिए, जो कि एक इम्पॉसिबल है। और प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल सब जगह एक जैसी होनी चाहिए। नंबर सी, सॉइल मास इज आइसोट्रोपिक, यानी आइसोट्रोपिक का मतलब सॉइल की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन XYZ में सेम होनी चाहिए, जो भी क्वाइट इम्पॉसिबल सा ही रहता है। तो सॉइल मास इज वेटलेस। अब ये सभी समझ सकते हैं सॉइल अपने आप में एक फिजिकल क्वांटिटी है और फिजिकल क्वांटिटी वेटलेस नहीं हो सकती। द सॉइल मास इज सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट शब्द का मतलब क्या है, देखिए धरती गोल है, जमीन के नीचे के हिस्से में धरती मौजूद है, ऊपर आकाश है, तो पूरा इनफाइनाइट बोल दे तो उसमें पृथ्वी आ जाएगी। सेमी इनफाइनाइट के अंदर जमीन और उसके नीचे वाला हिस्सा सेमी इनफाइनाइट में काउंट होगा, ठीक है।
तो लोड अप्लाइड ऑन द ग्राउंड सरफेस इज पॉइंट लोड, और इसकी इक्वेशन को कैलकुलेट करने के लिए जो लोड दिया था वो वर्टिकल नेचर का पॉइंट लोड होगा, किसी प्रकार का यूडीएल यूवीएल नहीं होगा, वर्टिकल पॉइंट लोड होगा, और उसी के अकॉर्डिंग ये हमें डिसाइड करना है। वर्टिकल स्ट्रेस है वो यंग्स मॉडुलस और पॉइजन्स रेशियो पर निर्भर नहीं करेगी, इन्हें आप भली भांति समझते हैं, सोम में आप पढ़ रहे हैं। और वर्टिकल स्ट्रेस है वो पूरी तरह से सॉइल की लीनियर इलास्टिक प्रॉपर्टी पर निर्भर करेगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। के अनुसार वर्टिकल स्ट्रेस का मान जिस डेप्थ पर स्ट्रेंथ मिल रही है उसके स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। और जैसे कि हमने अपनी फिगर में देखा था, जो डेप्थ थी आपकी, वापस से दिखा देता हूँ, ये जो आपकी डेप्थ थी ये z आ रही है क्योंकि z डेप्थ नीचे गए हम, इस डेप्थ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दिखती सी बात है, जैसे जैसे स्ट्रेस डेप्थ में जाएगा उसका अमाउंट कम होता रहेगा क्योंकि उसे डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। और वर्टिकल स्ट्रेस की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लोड के, जितना ज़्यादा लोड होगा उतना ज़्यादा वर्टिकल स्ट्रेस की वैल्यू होगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बोसीनेस्क ने अपनी एक डायरेक्ट इक्वेशन दे दी जो कि रेडियल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करती थी। रेडियल स्ट्रेस मतलब जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं थी, जो थी 3q/2π कैपिटल R स्क्वायर कॉस बीटा। तो ये सारे एंगल्स हैं, ये कॉस बीटा मैंने थीटा बताया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको बीटा भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन है डायरेक्टली बोसीनेस्क ने दी थी, आपको याद रखनी है। अब ऊपर दिए गए ट्राइंगल से ये जो एब्रीवेशंस हमने लिखे हैं कौन कौन से, आपको बॉक्स में बना के बता देता हूँ। ये आपको एकदम से मेमोराइज करने हैं क्योंकि इन्हीं का इस्तेमाल मैं आगे करना जा रहा हूँ। इसी के साथ साथ जो ये वाले आपके कॉस थीटा और साइन बीटा की वैल्यू थी, ये भी आपको याद रखनी है, z/r और स्मॉल r/r, ठीक है। ये इस ट्राइंगल से ही आई है, जो ऊपर आपके ट्राइंगल बनाया गया है इससे ही आई है ये, ठीक है। तो जब इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो वर्टिकल स्ट्रेस को अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो सिग्मा r cos बीटा डॉट cos बीटा आएगा। ऐसा इसलिए हुआ, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला आपको पता चलेगा जब स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप नाम का चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं, ठीक है। आप नहीं भी चाहे तो ये डेरिवेशन छोड़ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सारी वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपकी स्क्रीन पे जो पिंक कलर से फॉर्मूला दिख रहा है 3q/2π r² + z² 5/2, ये बोसीनेस्क इक्वेशन की एक बेसिक फार्मूला है। z को जब ब्रैकेट से बाहर लाएंगे तो आपका ये फार्मूला नीचे एक ब्लैक कलर के सर्किल में जो दिख रहा है आपको, इसको मैं बॉक्स में बता देता हूँ आपको। ये एक क्वांटिटी के अंदर चेंज हो जाएगा। अब इसमें से इंपॉर्टेंट बात ये है, कोई भी ग्रिड के अंदर q और z है, यही वेरिएबल है, यानी यही चेंज होगी। बाकी सारी क्वांटिटीज जो है सॉरी उल्टा बोल गया, q और z है यही फिक्स है। सिर्फ जो ये क्वांटिटी है 3/2π 1/r/z के स्क्वायर की पावर 1, r और z की वैल्यू बदलती रहेगी r/z की। तो इस पूरी क्वांटिटी को, जिसको मैं अलग से डब्बे में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस पूरी क्वांटिटी को बोसीनेस्क ने अपने एक फैक्टर बोसीनेस्क इन्फ्लुएंस फैक्टर KB से रिप्लेस कर दिया, जिसको बोसीनेस्क स्ट्रेस इंडिकेटर भी बोलते हैं। इसकी वैल्यू अलग से इसने दे दी, यानी उस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखने हैं, जितने भी बॉक्स में लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप चाहे तो डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप इसके न्यूमेरिकल्स याद करें या फिर डेरिवेशन करें, ठीक है। अब आप इसी के रिलेटेड कुछ केस बना दिए। अगर z 0 हो जाए तो क्या होगा, वर्टिकल स्ट्रेस इन्फिनिटी हो जाएगी, लेकिन वास्तव में z 0 हो नहीं सकता, इसलिए सिर्फ एक ही कंसेप्ट है। अगर r की वैल्यू 0 हो जाए तो यानी आपका जो लोड है वो जस्ट पॉइंट लोड के नीचे है या डिस्टेंस पॉइंट लोड के नीचे है, ऐसी कंडीशन में आपके सिग्मा z की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि वहां पर KB की वैल्यू
KB की वैल्यू 0.477 हो जाएगी, ऊपर कैलकुलेट करके दिखाई हुई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से R अगर इन्फिनिटी हो जाए तो वर्टिकल स्ट्रेस 0 हो जाएगा। लेकिन ये सब एक कंसेप्ट है, आप कोई भी कंडीशन रख के इनको कैलकुलेट कर सकते हैं बोसीनेस इक्वेशन में। इसी तरह से शेयर स्ट्रेस की इक्वेशन निकालें तो सिग्मा और साइन बीटा कॉस बीटा होता है, वहाँ पे कॉस बीटा इंटू कॉस बीटा था, साइन बीटा इंटू कॉस बीटा है। सभी फैक्टर्स को पुट करना है तो आपके पास ये इक्वेशन शेयर स्ट्रेस की आ जाएगी 3qz² अपॉन 2πr² प्लस z² की पावर 5/2। ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आइसोबार डायग्राम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, दिखने में कैसा होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कैसे बनता है आइसोबार डायग्राम, इसको समझ लीजिए। ऊपर की लैंग्वेज में यही चीज़ बता रहे हैं, जब जमीन के नीचे उन बिंदुओं को आपस में मिलाएं जिन पर वर्टिकल स्ट्रेस यानी सिग्मा जेड का मान बराबर हो तो कुछ इस प्रकार की शेप आपको मिलती है, इसे आइसोबार डायग्राम कहते हैं। यह एक प्रकार का स्ट्रेस कंटूर होता है जो कि उन बिंदुओं को मिलाने से बनता है जिन पर सिग्मा जेड का मान बराबर हो या सिग्मा जेड की वैल्यू सेम हो। इसकी शेप बल्ब या ऑनियन शेप होने के कारण इसको प्रेशर बल्ब भी बोलते हैं। तो बहुत बार ऑब्जेक्टिव में इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आइसोबार डायग्राम क्या होता है, तो उसका उत्तर है ऐसा डायग्राम जो कि उन बिंदुओं को मिला के बनाया जाता है जहां पर वर्टिकल स्ट्रेस यानी सिग्मा जेड की वैल्यू सेम हो। तो ये आपको विशेष ध्यान रखनी है, इस चैप्टर से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठता है वो यही है। ठीक है, और एक और चीज, तो वर्टिकल स्ट्रेस है वो बल्ब में अंदर की तरफ बढ़ता रहता है, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं इसकी वैल्यू कम होती रहती है। कारण है क्योंकि डेप्थ के साथ साथ वर्टिकल स्ट्रेस की वैल्यू भी कम होती रहती है। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अब इसी तरह वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन करें, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में वर्टिकल डिस्टेंस कैसा होगा। तो आपको ध्यान रखना है जस्ट बिलो द पॉइंट लोड, यानी पॉइंट लोड के जस्ट नीचे तो मैक्सिमम होगा, उसके लेफ्ट या राइट के अंदर इसका वैल्यू कम होगी। इसी तरह से वर्टिकल स्ट्रेस के अंदर या वर्टिकल प्लेन में पूछें तो इसकी वैल्यू शुरुआत से पहले बढ़ेगी, मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगी, फिर घट जाएगी। यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन में जस्ट बिलो द पॉइंट लोड वर्टिकल स्ट्रेस सिग्मा जेड की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और वर्टिकल प्लेन में 0 से मैक्सिमम पहुंच जाएगी, फिर वापस वो घटना शुरू हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी तरह से वर्टिकल स्ट्रेस फॉर सर्कुलर लोडिंग, अगर लोडिंग सर्कुलर कर दें उस कंडीशन में आप एक सिर्फ फॉर्मूला याद कर सकते हैं, आपको पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इस फॉर्मूले को मैंने इसलिए स्पेशली मेंशन किया है क्योंकि इससे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जा सकते हैं। क्यू वर्टिकल स्ट्रेस की वैल्यू है न्यूटन पर mm स्क्वायर में, 1/1 प्लस RZ, R और Z आपको पता ही है। इन सबको कैलिब्रेट करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। वर्टिकल स्ट्रेस ड्यू टू लाइव लोड 2Q/πz, सिंपल सा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले बस आपको याद रखने, आगे कुछ भी ध्यान नहीं रखना। बोसीनेस इक्वेशन की सबसे बड़ी खासियत क्या है, ये इंडिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल इन इंडिया या मोस्टली यूज्ड इन इंडिया, तो आंसर है बोसीनेस इक्वेशन। अब आती है वेस्टरगार्ड एनालिसिस। सिर्फ और सिर्फ ये डिफरेंस है कि वेस्टरगार्ड ने बोसीनेस की इक्वेशन को लेयर्स में यानी स्ट्रेटिफाइड लेयर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछता है, ये इसका फॉर्मूला है, आप चाहे तो याद करें या आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो बोसीनेस इक्वेशन से जो स्ट्रेस मिलता है वो वेस्टरगार्ड इक्वेशन से मिलने वाली स्ट्रेस से 1.5 गुना अधिक होता है। यानी बोसीनेस इक्वेशन का स्ट्रेस की वैल्यू सिग्मा जेड का मान वेस्टरगार्ड एनालिसिस के वर्टिकल स्ट्रेस की वैल्यू की लगभग 1.5 गुना होती है। नेक्स्ट आता है इन्फ्लुएंस चार्ट।
इन्फ्लुएंस चार्ट में क्या होता है, कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पे हमें वर्टिकल स्ट्रेस निकालना हो उसको हम स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करके उसे कई छोटे छोटे सेक्टर्स में विभाजित कर देते हैं। और ये आपके सर्कुलर लोड का फॉर्मूला था और प्रत्येक स्ट्रेस 20/20 भाग में रिप्रेजेंट हो जाता है। ये इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इसकी वैल्यू 9.5 सर्किल तक होती है, यानी ये आपके सामने दिख रहा है ये न्यूमेरिक चार्ट, ये 0 सर्किल है। यहाँ से 1 2 मैं नंबरिंग कर देता हूँ, ये जैसे 1 नंबर है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, ठीक है ना। इस तरीके से अगर हम करें तो ये 8 9 सर्किल है, 9.5 सर्किल तक ही वैलिड है। उसके बाद ये वर्टिकल स्ट्रेस की वैल्यू को इन्फिनिटी बताने लग जाता है। तो हमें ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे क्वेश्चंस कई बार सीधे पूछे जाते हैं। तो कांटेक्ट प्रेशर बेसिकली होता क्या है, जहां पर फुटिंग का बेस यानी नींव का निचला हिस्सा सॉइल के संपर्क में आता है, तो उन दोनों के बीच में प्रेशर का और स्ट्रेस का इंटरचेंज होता है। समझ में आ रही है? प्रेशर का और स्ट्रेस का एक एक्सचेंज होना फुटिंग के नीचे से, बेस से या नींव के निचले हिस्से से सॉइल का स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होना कांटेक्ट प्रेशर को दर्शाता है। इस स्थान पर फुटिंग और सॉइल आपस में कांटेक्ट में आते हैं और इसकी शेप अलग अलग टाइप की सॉइल के लिए अलग अलग होती है। तो इन जनरल ये 2 शेप्स आपको ध्यान रखनी है। अगर आपकी सैंडी सॉइल है तो उसमें कांटेक्ट प्रेशर का मान किनारों पे कम होता है, सेंटर में अधिक होता है। और इसका उल्टा अगर क्ले के लिए बात करें, कोहेसिव सॉइल के लिए बात करें, तो कांटेक्ट प्रेशर का मान किनारों पर अधिक होता है, सेंटर में मिनिमम होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि कांटेक्ट प्रेशर का मान क्या होगा अगर सॉइल सैंडी नेचर की हो, तो आंसर है एंड पे 0, सेंटर पे मैक्सिमम। और क्या होगा अगर क्ले हो, तो एंड पे मैक्सिमम और सेंटर पे 0। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है ऑब्जेक्टिव में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही था। ऊपर दिए गए फॉर्मूले अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया है, डेरिवेशंस करने की जरूरत है नहीं। और फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं हमें करना चाहिए, तो मैंने आपके नोट्स के अंदर और इस वीडियो लेक्चर के अंदर भी थोड़े बहुत डेरिवेशन करके दिखाए हैं। आप चाहे तो इनको याद कर सकते हैं। अगली बार मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, ठीक है। जब तक के लिए मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, अपने स्टडीज को कंटिन्यू कीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।